हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम टू द गन शॉट सीरीज राइट हियर ऑन जेके बोसवाला। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रोज सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं और द चैप्टर इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। हाय एवरीवन, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपका। तो आज हम प्रो सेक्शन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आखिरी प्रो जो हमारा है दैट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत ही मजेदार कहानी है जो असल में विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। बट बेटा, यहां पे हम विलियम शेक्सपियर के ओरिजिनल प्ले को नहीं पढ़ने जा रहे हैं। यहां पे जो चार्ल्स लैम्ब है उसने कुछ टेल्स को अडेप्ट किया है, एब्रिज किया है और उसके बाद एक बुक बनाई है जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। और उसी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में से आज हम एक टेल पढ़ने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की, और वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। ये मर्चेंट कौन होता है और ये क्या कहानी है, ये सारा बेटा आज हम इस वाले चैप्टर में सब कुछ जानेंगे और पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा, अगर आप इस गन शॉट सीरीज के नोट्स चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हो, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहां से आपको सारे क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो करते हैं हम अपनी क्लास की शुरुआत। तो चैप्टर का नाम है बेटा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट का मतलब होता है ट्रेडर, बिजनेसमैन। ठीक है, और ये किस जगह का होता है, वेनिस जगह का है। एक जगह है, एक सिटी है इटली में जिसका नाम वेनिस था, और वही पुरानी एक कहानी है। तो असल में जो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इसमें दोनों एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा, क्योंकि ये मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजिक कॉमेडी है। ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब इस प्ले में दो एलिमेंट्स हैं, एक तो ये ट्रेजेडी भी है और यहां से कॉमेडी भी है, तो उसी को हम ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। ठीक है, और ये प्ले जो है ना बेटा, इसमें बहुत सारे खास कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा जो मेन दो कैरेक्टर्स हैं, जो एक हीरो ऑफ द प्ले जो होता है ना, जिसको हम बेटा कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट कौन होते हैं, वही मर्चेंट ऑफ वेनिस होता है जिसका नाम होता है बेटा एंटोनियो। और उसके बाद उसी एंटोनियो का जो दुश्मन होता है जिसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, और आप फिल्मी दुनिया में उसको विलन कहते हैं, है ना। तो वो होते हैं एक जीव जिसका नाम होता है शाइलॉक। और एंटोनियो और शाइलॉक के दरमियान इतनी ज्यादा नफरत हो जाती है कि जब भी कभी भी इनका मुलाकात होता है ना, तो आपस में बहुत ज्यादा नफरत अंगेज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो एक दिन एक खूबसूरत सा डायलॉग इस पूरे प्ले में जब आप देखोगे ना, एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है। किसका, इस शायलॉक का। वो क्या है, हैथ नॉट जिव आइज। हाँ, हैथ नॉट ए जिव आइज। क्या जिव इंसान नहीं है, मतलब हैथ हियर मींस हैज। क्या जिव्स को आंखें नहीं है, या हम ऐसा कहेंगे क्या जिव इंसान नहीं है, तो ऐसा उसका डायलॉग है। ठीक है, फिर एक दिन क्या हो जाता है बेटा, एक दिन इसी एंटोनियो को पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो शायलॉक होता है ना, ये बंदा यूजरर होता है, मतलब जो पैसे उधार पे देता है। मत उधार कैसे, एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो इसीलिए एक बार ये एंटोनियो अपने दोस्त के खातिर, दोस्त का नाम होता है बेसेनियो, और अपने दोस्त के खातिर, बेसेनियो के खातिर वो शायलॉक के पास जाता है पैसे उधार लेने के लिए, क्योंकि उस टाइम एंटोनियो के पास पैसा अपने हाथ में नहीं होता है। तो वहां उसके पास जाता है और उससे पैसे उधार मांगने के लिए। फिर उसके बाद एक खूबसूरत सा एपिसोड क्रिएट हो जाता है जिसको हम बेटा पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट एक चीज आपको बेटा याद रखना है, जब आप इस प्ले को या इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो आपको डिफरेंट थीम्स इस चैप्टर के मिलेंगे। सबसे पहले आपको एक डोमिनेंट थीम मिलेगा, दैट इज लव। ठीक है, और उसके बाद लव के साथ साथ एक और थीम मिलेगा, दैट इज हेट्रेड, नफरत। और सबसे बेहतरीन थीम जो है दैट इज मर्सी। मर्सी भी एक डोमिनेंट थीम है इस प्ले का। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इस प्ले के जो डोमिनेंट थीम्स है वो एक नहीं है बल्कि डिफरेंट है। क्या क्या है, लव है, हेट्रेड है और मर्सी है, और ये सारे क्या है, ये सारे डोमिनेंट थीम्स है इस प्ले के। तो बेटा ये बात आप याद रख लोगे, क्या, लव, हेट्रेड एंड मर्सी आर द डोमिनेंट थीम्स ऑफ द प्ले। ठीक है बेटा, तो चलिए करते हैं प्ले को स्टार्ट, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं।
देख लो बेटा, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है शायलॉक से। ठीक है, ये शायलॉक कौन होता है? पहले ही मैंने कहा ये एक यूजरर होता है। यूजरर का मतलब ही होता है वो इंसान जो पैसा उधार दे किसी को, बट एट द रेट ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसको हम बेटा यूजरर कहते हैं, जो ना पैसा सूद पे उधार देता है। ठीक है, और बाय प्रोफेशन वो यूजरर होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि इस शायलॉक ने बहुत ज्यादा अमाउंट जमा किया है, मतलब बहुत ज्यादा माल दौलत जमा किया था। कैसे? जो ये हाई रेट पर इंटरेस्ट देता था, किनको? क्रिश्चियन मर्चेंट्स को। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करता था? बड़ी सख्ती से उन सब से वो पेमेंट चुकाता था, और बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसका कारण ये था कि जितने भी वेनिस सिटी में अच्छे लोग थे ना, वो फिर इस बंदे, इस शायलॉक से नफरत करते थे। लेकिन उनमें पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा नफरत कौन करता था? एंटोनियो। और यही एंटोनियो हमारे इस प्ले का, इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। तो याद रखना बेटा, हर एक कैरेक्टर का नाम याद रखना। एंटोनियो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके बाद शायलॉक है। ठीक है बेटा, तो एंटोनियो बहुत ज्यादा नफरत करता है उससे। और ये एंटोनियो होता कौन है? ये एक यंग मर्चेंट होता है वेनिस सिटी का। ठीक है, इतना ही नहीं, शायलॉक भी बहुत ज्यादा नफरत करता था। किससे? एंटोनियो से। क्यों नफरत करता था उससे? इसलिए वो नफरत इसको करता था क्योंकि एंटोनियो अक्सर उधार पैसा देता था उन लोगों को जो बहुत ज्यादा मुसीबत में होते थे, या जिनको हद से ज्यादा जरूरत होती थी, उनको ये उधार पैसे देता था। बट फिर एंटोनियो उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, बल्कि वही अपना बियर प्रिंसिपल वापस लेता था। जितने पैसे उसने उनको दिया था, वही पैसे उनसे वापस लेता था। इसीलिए जो ये शायलॉक था ना, ये उससे नफरत करता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था? उनकी जो ये दुश्मनी थी ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किस किस के दरमियान? इस लालची जीव और इस सखी मर्चेंट एंटोनियो के दरमियान। ठीक है बेटा, अब यहां पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है लालची, कवोटियस। लालची क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन गरीब लोगों से सूद लेता था। जो भी लोग मुसीबत में थे, डिस्ट्रेस्ड थे, ये उनसे बहुत ज्यादा सूद लेता था और एग्जैक्टली पेमेंट लेता था। दैट्स व्हाई ये बहुत ज्यादा ग्रीडी था। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होता है स्टोरी में? देखो, कभी भी जब ये दोनों बाजार पे मिलते थे, मार्केट प्लेस में, जब भी इन दोनों की मुलाकात होती थी, किनकी? एंटोनियो और शायलॉक की, तो एंटोनियो उसको बहुत ज्यादा वहां पे जलील करता था, हद से ज्यादा जलील करता था वहां पे उसको। क्यों? क्यों रिप्रोच करता था उसको? क्यों इसको डिसग्रेस करता था वहां पे? उसके इस हार्ड हार्टेड यूजरी पे, इसके इस पे ना जो ये सूद लेता था, इसी पे बहुत ज्यादा करता था। और जो जीव था ना, ये मतलब बर्दाश्त करता था ये सारे इंसल्ट्स, और हमेशा सीक्रेटली मेडिटेट करता था कब मौका मिलेगा बदला लेने का। ठीक है, तो ये कैरेक्टर था किसका? शायलॉक का। फिर क्या होता है? एक दिन एंटोनियो का जो दोस्त होता है, यंग फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है बेसनियो। याद रखना, क्या नाम होता है बेटा? बेसनियो होता है। वो एक रिच गर्ल के साथ प्यार में पड़ता है, और वो दूसरे इलाके की होती है, दूसरी सिटी की होती है। उस सिटी का नाम होता है बेटा बेलमाउंट। क्या नाम होता है? बेलमाउंट। और उस औरत का नाम होता है पोर्शिया। जिस लड़की के साथ एंटोनियो का दोस्त बेसनियो प्यार में पड़ता है ना, उसका नाम होता है पोर्शिया। वो दूसरी सिटी में रहती है, उस सिटी का नाम होता है बेलमाउंट। ठीक है, अब बेसनियो चाहता है कि वो बेलमाउंट जाए और वहां पे उसको प्रपोज करे शादी के लिए। लेकिन वहां जाने के लिए उसको पैसा चाहिए, क्योंकि वो भी चाहता था, क्योंकि बेलमाउंट में पोर्शिया के साथ और भी कुछ सूटर्स आए थे अपना किस्मत आजमाने के लिए कि हम उससे शादी करें, और वो सारे बड़े बड़े लोग थे। तो बेसनियो भी चाहता था कि वो भी अमीर जैसा दिखे, अच्छे कपड़े पहन के जाए। तो इसीलिए उसको क्या चाहिए था? उसको पैसों की जरूरत थी। तो इसीलिए वो गया किसके पास? वो चला गया एंटोनियो के पास, और एंटोनियो को बोला कि मुझे उधार चाहिए। कितना अमाउंट? ए सम ऑफ 3000 डकेट्स। मुझे 3000 डकेट चाहिए। डकेट क्या है? ये वो सोने के सिक्के होते थे जो उस टाइम की करेंसी थी, उसको ये डकेट्स कहते थे। कह रहे कि अब बेलमाउंट जाने के लिए उसको पैसा चाहिए। अभी अपने दोस्त एंटोनियो के पास आया और उसको कहा कि मुझे 3000 डकेट्स उधार चाहिए।
लेकिन बदकिस्मती से क्या होता है कि उस टाइम पे एंटोनियो के पास कुछ भी रेडी कैश नहीं होता है, कुछ भी पैसे अपने हाथ में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो भी उसके पास पैसा था ना, उसने वो सारा सामान खरीदने में लगाया है और वो सारे शिप्स गए थे, ठीक है, और वापस आने में उनको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एंटोनियो बहुत सखी था, अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था और वो अब बहुत बेचैन पड़ा है कि वो किस तरह अपने दोस्त को मदद करे, जो पैसे उसको चाहे वो कैसे उसको दे। तो इसीलिए एंटोनियो डिसाइड करता है कि वो ये पैसे उधार लाएंगे एक ओल्ड ज्यू से, जिसका नाम क्या था? शाइलॉक। ठीक है बेटा। अब एंटोनियो और बेसनियो एक साथ जाते हैं शाइलॉक के पास और वहां पे एंटोनियो जाता है और शाइलॉक से कहता है कि शाइलॉक, मुझे आप 3,000 डकेट्स उधार दे दो और किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जो भी आप इंटरेस्ट लगाओगे, कुछ भी, ठीक है, मैं आपको ये पैसे वापस तब दूंगा जब मेरे शिप्स वापस आएंगे सामान लेके, तो तब मेरे पास पैसा होगा, तो तब मैं आपको ये सारे पैसे वापस दूंगा। ठीक है। लेकिन उनके दरमियान क्या थी? बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, देख लो बेटा। और इस बात पर शाइलॉक क्या करता है, वो अपने आप से सोचने लगता है कि क्या है कि अगर एक बार एंटोनियो मेरे हाथ में आया, मतलब एक बार अगर ये मेरे गिरफ्त में आया, तो मैं पुराना सारा वो जिद विद निकालूंगा उससे, हाँ, जो मैंने बर्दाश्त किया है। और साथ में ये भी कहने लगा शाइलॉक के, जो ये एंटोनियो है, ये हमारे ज्यूइश नेशन से बहुत नफरत करता है, हाँ। और साथ में ये क्या करता है, ये पैसे भी उन लोगों को देता है फ्री ऑफ चार्ज पर, मतलब उनसे कुछ भी नहीं लेता है, कोई पेमेंट नहीं लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके बिजनेस खराब हो जाते हैं। और उसके अलावा ये एंटोनियो मुझे क्या करता है, कभी भी मार्केट प्लेस में ये मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात करता है और बहुत बुरा भला कहता है मेरे इस वेल अर्नड गेन्स पर, जिसको ये क्या नाम देता है? इंटरेस्ट। ठीक है बेटा। उसके बाद ये कसम खाता है और अपने आप को बुरा भला कहता है। कौन? शैला कह रहा है कि कर्स, हाँ, कर्स्ड बी माई ट्राइब इफ आई फॉरगिव। फिर ये कह रहा है कि कर्स हो मेरे ट्राइब पर अगर मैंने अब उसको बख्श दिया है। क्यों? क्योंकि उसको लगा अब ये मेरे हाथ में आया है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद एंटोनियो को लगा कि ये अपने आप से कुछ सोच रहा है, ये कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन एंटोनियो भी यहां पे बहुत ज्यादा बेसब्र होता है अपने दोस्त के लिए, तो ये उसको कहने लगा, अरे शाइलॉक, डू यू हियर, विल यू लेंड मी द मनी? अरे क्या आप मेरी बात सुनते हो? क्या आप मुझे पैसे उधार दोगे? किसको बोला? शैला को बोला। किसने? एंटोनियो ने। फिर उसके बाद बेटा क्या होता है, और इस क्वेश्चन पर जो रिप्लाई देता है उसको, अरे मोहतरम एंटोनियो, अक्सर आप बाजार में, अक्सर आप मार्केट में क्या करते थे? आप हमेशा मुझे वहां पे बहुत बुरा भला कहते थे, हाँ, मुझे जलील करते थे मेरे इन पैसों पर और मेरे इस इंटरेस्ट, जिसको आप इंटरेस्ट कहते हो, और मैंने ये बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है, बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है मैंने वहां पे ये। और साथ में ये भी बोलने लगा कि ये बर्दाश्त करना और ये मुसीबतें झेलना, ये हमारे ट्राइब की एक निशान है, और आप मुझे वहां पे सबके सामने अनबिलीवर कहते थे। हाँ, कौन बता देता है? शैलाग इसको बता रहा है। और साथ में आप मुझे कट थ्रॉट डॉग भी कहते थे, और आप मेरे इस जिविश गारमेंट पर थूक भी देते थे, और मुझे क्या करते थे, अब मतलब अपने, हाँ, स्कूल की घंटी। ठीक है। उसके बाद क्या बोलने लगा, एक तो आप मुझ मेरे इस ज्यूइश गारमेंट पे थूकते भी हो, और उसके अलावा आप मुझे क्या करते हो, अपने पैर से ठोकर मारते हो, जैसे कि मैं जैसे कोई कुत्ता हूं, एज इफ आई वॉज ए कर माने डॉग। हाँ। फिर अब आप आए हो, आपको मेरी मदद चाहिए, हाँ, और मैं आपके पास आऊं और कहूं, हाँ, आप आए और कहने लगे मुझे, शैलाक, मुझे पैसे दे दो। क्या एक डॉग के पास पैसे होते हैं? क्या ये पॉसिबल है एक कर आपको 3,000 डकेट्स उधार देगा? क्या मैं झुकूं और ऐसा बोलूं आपको, अरे मोहतरम एंटोनियो, आपने मेरे ऊपर थूका, मतलब वेनसडे लास्ट बुधवार आपने मुझ पर थूका, और अनदर टाइम आपने मुझे डॉग कहा, इन सारे मेहरबानियों के लिए क्या मैं आपको पैसे दूं? ये सारे बातें कौन सुना रहा है? शाइलॉक इसको सुना रहा है। ठीक है। ये बातें सुनने के बाद एंटोनियो उसको जवाब देता है कि मैं बिल्कुल दोबारा वैसा करूंगा, दोबारा आपको मतलब बुरा भला कहूंगा, दोबारा आपके साथ इसी तरह ट्रीट करूंगा। बल्कि अब ये पैसे, अगर आप ये पैसे मुझे दोगे ना, दोस्त समझ के नहीं बल्कि एक दुश्मन समझ के ही मुझे पैसे दे दो। हाँ, अगर मैंने ये आपका एग्रीमेंट तोड़ा है, अगर मैं आपको ये नहीं दे पाया, फिर जितना पेनल्टी आप
आपको जितना आप पेनल्टी चार्ज करोगे उतना पेनल्टी मैं आपको देता हूं, बट इस टाइम पे आप मुझे 3000 टकेट्स दे दो। ठीक है मेरी जान। उसके बाद शैलॉक ने जब ये देखा तो शैलॉक उसको बता रहा है कि अरे ऐसे क्यों चीख रहे हो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, हाँ इस तरह क्यों चीख रहे हो। मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ दोस्त बनूं और आपका प्यार जीतूं, हाँ और मैं सब कुछ वो शेम वेम जो हम आपने मुझसे किया है वो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और मैं आपको ये पैसे भी दूंगा और कुछ भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लूंगा। और ये काइंड ऑफर जब एंटोनियो ने देखा वो हैरान हो गया। और फिर शायलॉक अभी भी प्रिटेंड मतलब कर रहा था, अच्छा होने का दिखावा अभी भी कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो कहीं से एंटोनियो का ये प्यार जीते और उसको थोड़ा उस पर भरोसा हो जाए। ठीक है। और उसके बाद ये उसको बताने लगा, ठीक है मैं आपको ये 3000 डकेट्स देता हूं और आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। सिर्फ एंटोनियो को क्या करना पड़ेगा, वकील के पास मेरे साथ आना पड़ेगा, वहां पे उनको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बट ये बॉन्ड आप साइन करोगे ना, मतलब ना मजाक के तौर पर हम वहां पे एक बॉन्ड साइन करेंगे और उसमें ये लिखेंगे कि अगर आपने मुझे ये पैसे कुछ टाइम तक वापस नहीं करे तो मैं आपके बॉडी से एक पाउंड ऑफ फ्लश लूंगा। पाउंड ऑफ फ्लश मानी आपके जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा उठाऊंगा किसी भी जगह से जो शैला को आ, पसंद हो, मतलब शायलाक जो उसका दिल करे उस जगह वो आपसे क्या करे, पाउंड ऑफ फ्लश ले। ठीक है। तो इस बात पर एंटोनियो ने कहा चलो ठीक है, सेटिस्फाइड कंटेंट, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूं इस बात से, अगर यही आप चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, मैं आपके साथ आऊंगा और इस बॉन्ड पर साइन भी कहूंगा और ये भी साथ में कहूंगा कि इस जो में बहुत मेहरबानी है, मतलब ये बहुत रहम दिल है, ये बात मैं वहां पे कहूंगा। लेकिन जब बेसनियो ये बात सुनता है ना, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज्यादा बैक करता है अपने दोस्त को, हाँ बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने आप को रिस्क में मत डालो ऐसे स्ट्रेच बॉन्ड पर साइन करके। लेकिन एंटोनियो परफेक्टली श्योर था कि वो किसी रिस्क को नहीं उठा रहा है और उसने खुशी खुशी एग्री हुआ था क्या करने के लिए, इस पेनल्टी को पे करने के लिए कि अगर वो चुका नहीं पाया। जैसे ही एंटोनियो ने बॉन्ड पर साइन किया, पैसे उनको दिए गए, उन्होंने पैसे लिए और बेसनियो बेलमाउंट की ओर निकल पड़ा। होगी यहां तक बात समझ बेटा? आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देख लो क्या हुआ बेटा। जैसे वो बेलमाउंट पहुंचता है ना, वहां पे वो पोर्शिया का हाथ जीतता है और जैसे ही पोर्शिया उसको देखती है ना, वहां पे पोर्शिया भी उसके प्यार में पड़ती है और जब और फिर उसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है और जब उसको बोला जाता है कि आपको उससे शादी करनी है, फिर वहां पे बेसनियो और पोर्शिया की जो वेडिंग है ना उसका डेट फिक्स किया जाता है। लेकिन शादी से पहले एक खौफनाक न्यूज आती है एंटोनियो से। वो खौफनाक न्यूज क्या है कि एंटोनियो की जो शिप्स थे, जो वो सामान लेके गए थे फॉरेन लैंड्स पे, वो कहीं पे भी समंदर में नहीं दिख रहे हैं। और यहां से जो बॉन्ड था ना, 3 मंथ्स बॉन्ड जो दिया गया था ना, वो मेंशन जो था वो भी गुजर गए हैं। अब जीव ने क्या किया था, एंटोनियो के खिलाफ मुकदमा किया था। किसके लिए? पेनल्टी ऑफ ए पाउंड ऑफ फ्लश, ए पाउंड ऑफ फ्लश के लिए उसने अब क्या किया है, दावा किया है। ठीक है बेटा। अब एंटोनियो ने लिखा था लेटर बेसनियो को कि मरने से पहले वो अपने दोस्त को देखना चाहता है और उसको अलविदा करना चाहता है। जब फिर ये होने के बाद जब बेसनियो वापस आ रहा है ना वेनिस अपने दोस्त एंटोनियो को मदद करने के लिए, तो पोर्शिया अपने होने वाले हस्बैंड बेसनियो को एक रिंग देता है और उससे प्रॉमिस कराता है कि आप इस रिंग को अपने आप से कभी अलग नहीं करोगे। तो बेसनियो भी प्रॉमिस करता है कि बिल्कुल वो वैसा ही करेगा। जैसे वो वहां से निकल जाता है वेनिस की ओर, यहां से पोर्शिया अपने एक वकील कजन को, जिसका नाम होता है ब्लैरियो, याद रखना बेटा, ये ब्लैरियो कौन होता है? कजन होता है किसका? पोर्शिया का। वो एक लॉयर होता है, वकील होता है और उसको सारी एंटोनियो की सिचुएशन बता देता है और उसको एडवाइस मांगता है। तो ब्लैरियो क्विकली अपनी एडवाइस भी भेजता है और साथ में ये उसको वकीलों के कुछ कपड़े भी साथ में देता है जो पोर्शिया ने उसको मांगे थे। और फिर ये क्लोथ्स किस लिए? पोर्शिया को अपने लिए। अब ये खुद को एज वकील बनना चाहती थी और अपनी मेड, अपनी नौकरानी के लिए भी उसने क्या लायर के क्लर्क्स के लिए मांगे हैं। तो इसीलिए अब ये सारे कपड़े लेने के बाद पोर्शिया भी कहां की ओर निकल पड़ी? वेनिस की ओर निकल पड़ी। ठीक है, क्या बन के? एज लायर बन के। फिर जैसे ही
केस की जो ट्रायल शुरू हुई थी कहां पे, इस कोर्ट ऑफ ड्यूक ऑफ वेंस में, ठीक है। इस ड्यूक ऑफ वेंस में जैसे ही हुआ था, किन के प्रेजेंस में, वहां पे बेसनियो था और भी कुछ फ्रेंड्स थे एंटोनियो के, वो सारे वहां पे थे। और जो ड्यूक था ना, उसने डिसाइड करा पहले कुछ टाइम इंतजार करे, किसके लिए, इस ब्लैरियो के लिए, क्योंकि यही ब्लैरियो को क्या करना था, केस लड़ना था एंटोनियो का, ठीक है। और उसके बाद पोर्शिया ने क्या किया था, अपने और अपने मेड जिसका नाम था नेरिसा, नेरिसा के लिए क्या किया है, ये कपड़े लगाए हैं, ठीक है बेटा, ये लगाए हैं। और ये खुद को एक मैन के शेप में आए थे, उन्होंने ये सारे कपड़े लगाए, काउंसलर के कपड़े लगाए हैं। और अपने नौकरानी नेरिसा को एज कलर के कपड़े दे दिए और पूरी तरह से अपना हुलिया बदल दिया है और खुद एक एज मेल वकील बन गई है और निकल पड़ी है कहां की ओर, वेनिस की ओर। और फिर ये इमीडिएटली कहां पहुंचती है, वेनिस पहुंच जाती है उसी दिन जिस दिन ये मुकदमा होता है। फिर उसके बाद केस की तो अब सुनवाई शुरू ही होने वाली थी, तो किनके सामने, ड्यूक एंड सेनेटर ऑफ वेनिस के सामने, कहां पे, इसी सीनेट हाउस में। जब पोर्शिया एंटर करते हैं हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस और वहां पे प्रेजेंट करते हैं एक लेटर, किससे, ब्लैरियो के जरिए। ब्लैरियो ने एक लेटर दी है, वो ये ड्यूक को देती है। और ब्लैरियो ने उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि ड्यूक को ये लिखा हुआ है कि खुद मैं नहीं आ सकता, मैं तो ये केस खुद लड़ना चाहता था एंटोनियो का, बट बीमारी की वजह से मैं खुद नहीं आ पाया। अब उसने ड्यूक को रिक्वेस्ट किया था इस लेटर में कि जो ये यंग डॉक्टर बल्थासर, क्या नाम दिया गया है, डॉक्टर बल्थासर, असल में ये कौन है, पोर्शिया, उसको परमिशन दिया जाए मेरे बदले इस केस को लड़ने के लिए। तो जो ड्यूक होता है वो परमिशन देता है। और लेकिन जब ड्यूक जब इसकी अपीयरेंस देखता है, ये स्ट्रेंज अपीयरेंस देखता है, यूथफुल अपीयरेंस, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसने अपने आप को काउंसलर्स के रोब में और एक बड़ी सी हैट लगा के लगाया था। तो इस तरह वो जज रही थी एज वकील बन के, कौन, पोर्शिया। उसके बाद क्या होता है, पोर्शिया अब देखती है अराउंड द कोर्ट और वहां पे देखते हैं एक साइड से एंटोनियो, बेसनियो और भी कुछ दोस्त बैठे हुए थे, ठीक है। और दूसरे साइड से शाइलाक को देखते हैं और शाइलाक अपने उस खंजर को तेज कर रहा था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो चाहता था कि उसको क्या मिले, अ पाउंड ऑफ फ्लेश फ्रॉम द बॉडी ऑफ एंटोनियो, ठीक है। तो वो अब इसको कर रहा था। पहले पहले जब पोर्शिया ने ये मुकदमा स्टार्ट किया, सुनवाई स्टार्ट की, तो उसने बात किसके फेवर में करनी स्टार्ट की, शाइलॉक के फेवर में बात करना स्टार्ट किया है। और कहने लगी क्या, कि बिल्कुल आप हक रखते हो, किस चीज का, आपके पास हक है पाउंड ऑफ फ्लश का। उसी में उसके बाद वो क्या करती है, वो शाइलॉक को बोलती है कि आपको तो हक है, बट आप यहां पे दया दिखा दो। दया मतलब जस्ट शो द मर्सी ऑन एंटोनियो, आप मर्सी दिखा दो एंटोनियो पर। हाँ, आप मर्सी दिखा दो किस पर, एंटोनियो पर। मगर इस बात से शाइलॉक पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है। वो अपील करता है किस चीज का, कि वो बहुत इंसिस्ट करता है कि नहीं, उसको पाउंड ऑफ फ्लश ही चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड उसको चाहिए। फिर उसके बाद पोर्शिया एंटोनियो को बता देती है, क्या आपने अपनी छाती इस खंजर के लिए तैयार रखा है, मतलब क्या आप रेडी हो, ये पाउंड ऑफ फ्लश आपसे लिया जाएगा, क्या आप रेडी हो। तो और उस बात पर जो एंटोनियो होता है ना, एंटोनियो जवाब देता है कि हाँ। उसके बाद शाइलॉक मतलब अपने इस लॉन्ग नाइफ को, मतलब ना इस नाइफ को तेज कर ही रहा है और वो बहुत बेसब्र होता है इस पाउंड ऑफ फ्लश के लिए। फिर पोर्शिया दोबारा कहती है एंटोनियो को, क्या और आपको कुछ कहना है। तो एंटोनियो बड़े ही कामनेस के साथ बता देता है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मैंने अपने दिमाग को तैयार कर लिया है, किसके लिए, इस पाउंड ऑफ फ्लश के लिए, या मैं ऐसा कहूं मौत के लिए मैं तैयार हूं। और उसके बाद एंटोनियो बेसनियो को कहने लगा, क्या बोलने लगा, अरे मेरे दोस्त मुझे अपना हाथ दो, ठीक है। और उसके बाद उसको कह रहा है कि मैं आपको अलविदा करना चाहता हूं और कभी भी आप गम नहीं करना, कभी भी आप उदास इस बात पे नहीं होना कि मैं आपकी वजह से इस मुसीबत में फंसा हूं, बल्कि आप जरूर अपने वाइफ से कहना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, मतलब एंटोनियो बेसनियो से कितना प्यार करता हूं। तो बेसनियो इस
बात पर बहुत ज्यादा गमगीन के आलम में बता देता है, रिप्लाई करता है एंटोनियो को कि अरे एंटोनियो, मेरी शादी उस औरत से हो गई है जिसको मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन मेरी ये जिंदगी, मेरी ये वाइफ और पूरा ये दुनिया उतना अजीज नहीं है आपकी जिंदगी से ज्यादा। मैं सब कुछ गवा दूंगा, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा और इस शैतान को दूंगा आपके खातिर, आपको बचाने के लिए। फिर ये बातें सुनने के बाद शायलाक ने वहां से बेसब्री से बोलने लगा, क्या, अरे हम तो टाइम वेस्ट कर रहे, जल्दी आप सजा सुनाए। तो पोर्शिया ने अब इसको बोला, अरे शायलाक, क्या आपको ये स्केल साथ है इस फ्लश का वेट करने के लिए? ठीक है, तो जीव ने इस बात पे कहा कि और साथ में ये भी कहने लगी उसको पोर्शिया, क्या कोई सर्जन भी साथ है ताकि खून न बह जाए? तो शायलॉक ने इस बात पर जवाब दिया, ऐसा कुछ भी बॉन्ड में नहीं लिखा हुआ है, और शायलॉक का इंटेंशन यही होता है कि इसका खून इतना बह जाए कि वो मर जाए। ठीक है, फिर उसके बाद पोर्शिया दोबारा इसको बता देती है, हाँ ऐसा तो बॉन्ड में नहीं हुआ लिखा हुआ है, मगर अच्छी बात होती एज चैरिटी के बेस पर, खैरात के बेस पर अगर आप ऐसा करते। और इन सब सवालों का जवाब शायलाक उसको देता है कि नहीं नहीं, ऐसा मैंने कहीं पे भी, ऐसा बिल्कुल भी बॉन्ड में नहीं था, ये सब कुछ नहीं है, ये मैंने नहीं देखा है। ठीक है, फिर उसके बाद पोर्शिया उसको बता देती है, ठीक है, पॉन्ड ऑफ एंटोनियो के फ्लश का आपका है, ला भी आपको इसका एलो करता है और कोड भी आपको इसका इजाजत देता है, और आप पॉन्ड ऑफ फ्लश काट सकते हो एंटोनियो के छाती से। ला भी ये एलो करता है और कोड भी ये आपको अवार्ड करता है। ठीक है, और उसके बाद अगेन शायलॉक ने अब क्या करने कहने लगा, हाँ ये खुश होकर कहने लगा, आप पोर्शिया को बोलने लगा, आप तो बहुत वाइज एंड अपराइट जज हो, मतलब आप बहुत अच्छी हो, डैनियल खुद आया था जजमेंट देने के लिए। ठीक है, फिर वो अपने इस खंजर को तेज करने लगा था और ईगरली एंटोनियो की ओर देखने लगा और उसको कहा, कम प्रिपेयर, आ जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद पोर्शिया ने इस शैला को बोला, अरे जीव, थोड़ा तो इंतजार करो, ठहर तो जाओ, हाँ और भी कुछ मुझे बोलना है। इस बॉन्ड के हिसाब से आपको सिर्फ पॉन्ड ऑफ फ्लश मिलता है, बट नॉट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड। आप फ्लश लो बट खून का एक कतरा नहीं मिलेगा आपको। हाँ, अब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था शैला के लिए पॉन्ड ऑफ फ्लश लेना खून न बहाने के बगैर। तो हाउ वाज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल था? कह रही कि ये डिस्कवरी देखना पोर्शिया का कि ये सिर्फ फ्लश है न कि ब्लड है जो इस बॉन्ड में दिया गया है, इस तरह उसने एंटोनियो की जिंदगी बचा दी और जितने भी वहां पे लोग थे वो सब खुश हो जाते हैं उसकी ये ब्रिलियंस देखी, किसकी? इस यंग काउंसलर की जो पोर्शिया है। फिर जो ये अनएक्सपेक्टेड जजमेंट था ना, इसने पूरे शायलॉक के प्लान्स पर पानी फेर दिया है। अब कैसे शायलॉक पॉन्ड ऑफ फ्लश लेगा एंटोनियो से विदाउट शेडिंग ए ड्रॉप ऑफ ब्लड? ये तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर क्या हुआ देख लो मेरी जान। फिर अब एंटोनियो को ये ना, शायलॉक को रियलाइज होने लगा कि वो पूरी तरह से हार गया। तो शायलॉक अब बेसनियो की ओर टर्न करता है और बेसनियो को इशारा करता है कि जितने पैसे मैंने दिया ना, अब मुझे 3 गुना वो पैसे दे दो। फिर उसके बाद बेसनियो जैसे ही बैग ऑफ गोल्ड लेके उसके पास जाता है तो पोर्शिया उसको रोकती है, अरे नहीं, आप ये पैसे नहीं ले सकते, आपने पहले ही कहा कि मुझे कोई भी पेनल्टी नहीं चाहिए, बल्कि आई नीड ए पॉन्ड ऑफ फ्लश। तो आप पॉन्ड ऑफ फ्लश ले सकते हो और कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके बाद उसको लगा पॉसिबल नहीं है, फिर ये कहने लगा शायला कि मुझे अपना ही बेयर अमाउंट दे दो, प्रिंसिपल अमाउंट ही दे दो जितने मैंने पैसे दिए। उस बात पर भी पोर्शिया ने उसको रोका है कि नहीं, आपने इससे पहले ही इनकार किया है पैसे लेने से, पेनल्टी लेने से, तो आप सिर्फ क्या ले सकते हो, आपके पास एक ही हक है, वो है पॉन्ड ऑफ फ्लश या कुछ भी नहीं। तो इस तरह पूरी तरह से शायलॉक हार गया है। अब शायलॉक गुस्से में आके अब कोर्ट से भागना चाहता था, तो पोर्शिया ने वहां उसको दोबारा रोका और कहा, अरे शायलॉक, अब आप ऐसे नहीं भाग सकते हो, अब पूरी तरह से कोर्ट को आप पर क्या है, आप पर पूरा कब्जा है। ठीक है, आप इस तरह नहीं निकल सकते हो। और भी कुछ मुझे कहना है। क्या बोलने लगा इसको? कहने लगा कि अब लॉ को पूरा होल्ड है आप पर। तो फिर कहने लगी पोर्शिया उसको कि आपने एक क्रिश्चियन के जिंदगी के खिलाफ और सिटीजन ऑफ वेनिस की जिंदगी के खिलाफ साजिश की, और अकॉर्डिंग टू कोर्ट आपका जो सजा है वो मौत है, और उसके अलावा आपकी
आधी प्रॉपर्टी जो है वो किसको दिया जाए, वो स्टेट ऑफ वेनिस को जाएगा, और आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को जाएगा जिसके खिलाफ आपने साजिश की। फिर उसके बाद ये एक बहुत बड़ा झटका था शैलॉक के लिए। फिर उसके बाद अब ये उसकी टर्न थी, क्या मांगना, दया मांगना, भीख मांगना रहम की। ठीक है, तो ड्यूक जो था वो बहुत खुश था, आधा हिस्सा लेना, और आधा हिस्सा किसको देना प्रॉपर्टी का, एंटोनियो को देना। लेकिन एंटोनियो बहुत जनरस होता है, वो कह रहा है कि मुझे उसका आधा हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि ये आधा हिस्सा उसकी बेटी को दिया जाए, जिस बेटी ने अपने बाप के मतलब ना होने पर भी उसने एक क्रिश्चियन के साथ शादी की, तो ये आधा हिस्सा प्रॉपर्टी का उसको मिलना चाहिए। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर जब पोर्शिया मतलब अपनी इस हुलिया में छुप के एज लायर हो मतलब लायर थी, तो उसने ये केस जीता है एंटोनियो के लिए। उसके बाद बेसनियो चला जाता है पोर्शिया के पास कि उसको कुछ इनाम देने के लिए और उसको शुक्रिया करने के लिए। तो उसके बाद बेसनियो उसको इंसिस्ट करता है कि वो कुछ क्या ले। बेसनियो उसको पहले बोल रहा है कि आप कुछ इनाम ले लो, गिफ्ट ले लो, लेकिन पोर्शिया पहले रिफ्यूज करते हैं कुछ लेने के लिए। लेकिन जब बेसनियो बहुत इंसिस्ट उसको कर रहा है कि कुछ ले लो, हाँ, तो उसके बाद पोर्शिया उसको क्या बता देती है कि चलो अगर आप दोगी, मुझे ये रिंग चाहिए जो आपने पहनी है। अब बेसनियो बेचारा एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया है। क्यों? क्योंकि उसने अपने वाइफ से प्रॉमिस किया था कि ये इस रिंग को अपने आप से दूर कभी नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद बेसनियो उसको बता देता है, अरे ये रिंग तो वैल्यूलेस है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ रियल वैल्यू का दूं। ठीक है, लेकिन पोर्शिया सिर्फ वही रिंग चाहती है। तो बेसनियो फिर उसको बता देता है क्या कि ये मुझे अपनी वाइफ ने दिया है, मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं उसको कभी अपने आप से अलग नहीं करूंगा। आप कुछ और मांगो, मैं आपको वो देता हूं जो कुछ अच्छा हो। फिर पोर्शिया थोड़ा सा वहां से टर्न कर देती है, ये दिखावा करती है कि उसको गुस्सा आया। फिर एंटोनियो जब देखता है तो उसको लग रहा है कि ये थोड़ा जो लॉयर है, ये वकील है, ये थोड़ा इंसल्ट फील कर रहा है। वो बेसनियो के पास आता है और बेसनियो को बता देता है क्या, डियर बेसनियो, हाँ, एंटोनियो बता देता है, लेट हिम हैव द रिंग, चलो उसको ये रिंग दे दो मेरे प्यार के खातिर और जो उसने सर्विस हमारे लिए किया है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप अपने वाइफ का प्रॉमिस तोड़ भी सकते हो। लेकिन ये पुअर बेसनियो कर भी क्या सकता है, उसको रेडी होना ही था। क्यों? क्योंकि ये उस दोस्त की बात है जिसने अपनी जिंदगी मतलब दांव पे लगाई थी इस दोस्त के खातिर। ठीक है, तो उसको अनविलिंगली ये रिंग देना पड़ा। फिर उसके बाद जैसे एंटोनियो और बेसनियो दोनों कोर्ट से निकल पड़े और उनको ये न्यूज आई है कि जितने भी एंटोनियो के शिप्स थे वो सारे देखे गए हैं। मतलब वो सारे जो अभी कहा गया था कि वो सब लॉस्ट हो गए, वो सेफली पहुंच गए हैं कहां पे, पोर्ट पर। ठीक है, फिर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों दोस्त कहां निकल जाते हैं, बेलमाउंट की ओर। और वहां पे ये पूरी कहानी पोर्शिया को बताना चाहते हैं, अपने गुड फॉर्चून के, अपने अच्छी किस्मत के बारे में उससे बात करना चाहते थे। ठीक है, फिर बेलमाउंट पहुंच के जब बेसनियो बेलमाउंट पहुंचा, वो पहले अपना ये मतलब ना ये छुपाना चाहता था कि उसके पास अब रिंग नहीं है। लेकिन पोर्शिया जल्दी ढूंढ लेती है कि उसके हाथ में रिंग नहीं लगी हुई है, क्योंकि वही थी जिसने रिंग ली थी। तो वो उसको बता देती है, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। फिर पोर्शिया बड़ा सीरियस फेस दिखा देती है, मतलब आपने तो प्रॉमिस किया था। फिर एंटोनियो बीच में आता है, एंटोनियो बता देता है पोर्शिया को कि आप बेसनियो को माफ करिए। हाँ, लेकिन पोर्शिया दिखावा करती है माफ करने का, वो एग्री होती है। और उसके बाद वो बता देती है बेसनियो को, ले लो नई रिंग, अब इसको कभी गंवाना नहीं, अपने आप से कभी दूर नहीं करना। लेकिन जैसे ही नई रिंग उसको देता है ना, बेसनियो उस रिंग को देखता है ना, वो बराबर पहली जैसी होती है। वो मतलब घूर के इसको देख रहा है। जब वो ये करता है ना, तो वहां ही पोर्शिया जोर जोर से हंसी देती है और पूरी कहानी एक्सप्लेन करती है बेसनियो और एंटोनियो को। तो इस तरह बेटा हमारे इस कहानी का द एंड हो जाता है। सही है मेरी जान, क्लियर हो गया? आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। बेटा अगर इस पूरी कहानी के रिलेटेड, इस पूरे चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट आपको होगा तो कमेंट सेक्शन में बेटा आप बताओगे, तो जरूर आपको उन सारे डाउट्स का जवाब दिया जाएगा। ठीक है मेरी जान। अब अगर आप हमारे टेलीग्राम और साथ में व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो, दोनों व्हाट्सएप चैनल भी और टेलीग्राम को भी बेटा, तो ये आपके क्यू आर है, तो आप स्कैन करो इस क्यू आर को और आप इन दोनों चैनल्स में
जुड़ जाओगे। ठीक है बेटा, ताकि आप अपने आप को एग्जाम के रिलेटेड और कोई भी चीज हो अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपने अच्छे से समझा होगा, मजा किया होगा और बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी थी। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे विद द पोइट्री, और तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।